कोरोना जितनी भयावह महामारी उतने ही आसान इसके बचाव के उपाय। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन। लेकिन मात्र इन दो उपायों से जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था हाशिए पे आ गई। नमस्कार, मैं हूं तरुण गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में। आज के हमारे मेहमान हैं तरुण कुमार पिथोड़े जी। तत्कालीन भोपाल कलेक्टर रहे हैं, वर्तमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक हैं। तरुण कुमार जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपको बहुत सुर्खियों में देखा, अखबारों में देखा। आप बतौर कलेक्टर आप जितने मुस्तैदी से आप पूरे भोपाल में इधर उधर सबको कंट्रोल, कभी कंट्रोल रूम में रहते थे आप, कभी स्मार्ट सिटी के कोविड वाले उसमें रहते थे, कभी कलेक्ट्रेट में रहते थे। वो आपके जो आखिरी के 100 दिन थे वो कैसे थे, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत ही चैलेंजिंग था इसमें, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे कि ये किस तरह का ख़तरा है। एक बहुत बड़ा पेंडेमिक, और इसको डील करने के लिए चूँकि इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं, कई वर्षों में ऐसा होता है, बल्कि कई 100 वर्षों में ऐसा होता है। तो एकदम से जब ये आया तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना होगा, लेकिन कुछ गाइडलाइंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ से प्रारंभ किया। लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी कि बहुत मुश्किल था कि कौन सी चीज़ को पहले टैकल किया जाए। लेकिन सबकी प्रायोरिटी थी कि भाई कोविड किसी तरह ना फैले, और बहुत प्रयास किए गए। जो लोग विदेश से आए थे उनको अच्छे से क्वारंटाइन किया गया, जो लोग वल्नरेबल थे उनको भी क्वारंटाइन किया गया। तो स्टार्टिंग जो हुई थी बहुत शोरगुल के साथ हुई, और उसके बाद ये कहना चाहिए कि भोपाल को पूरा लॉक करना, फिर भोपाल को अनलॉक करना। तो ये दो चीज़ें जो की हैं, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई और वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बन गए। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब पीक ये चल रहा था तो मेरे सिर्फ एक फ़ोन पे जो मेरा स्क्रीन टाइम था, मैंने देखा वो 8 घंटे 32 मिनट था। दूसरा जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर था उस पे भी बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती थी। कुछ कॉल मैं अटेंड कर पाता था, कुछ मेरे असिस्टेंट अटेंड करते थे। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। और उसका कंट्रास्ट ये है कि जब मैं रिलीव हुआ लास्ट वीक में, मेरे मोबाइल पे मैंने देखा तो मेरा स्क्रीन टाइम एवरेज वीक का 2 घंटे 32 मिनट था। तो आप सोचिए कि लगभग 6 घंटे का मुझे जो एक अलग से उसमें रिलैक्सेशन दिखता है, तो वही उस समय पूरी तरह से बिज़ी लाइफस्टाइल थी। चूँकि सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं थी, फील्ड पे भी जाके देखना रहता था। तो फील्ड में कंटेनमेंट एरिया कैसे बने हैं, कंटेनमेंट एरिया में कोई समस्या तो नहीं है। कई बार उन परिवारों के बीच में पहुंच जाते थे जहां कभी कोई डेथ हुई है। कई बार ऐसा रहता था कि आप बात कर रहे हैं, बाद में पता लगता था कि अच्छा वो तो पॉजिटिव है और उसको लेने के लिए एम्बुलेंस आ रही है। तो ऐसे बड़े कर रहा है जाने के लिए। हाँ, रेजिस्ट। वैसे जो पॉजिटिव हुआ उसने बहुत कम रेजिस्ट किया। कुछ लोग ज़रूर थे जो टेस्टिंग से अपने आप को बचाना चाहते थे, लेकिन उसमें भी जनता का मतलब पूरा लोगों को बात करके सहयोग लिया गया, तो फिर उसमें भी सहयोग मिला और टेस्टिंग भी हो पाई। एंड ऑफ द डे जब आपका 18 घंटे आप जब जूझते रहते थे, फिजिकली नहीं तो मेंटली तो आप इन्वॉल्वमेंट रहता ही था आपका। तो जब आप रात को घर पहुंचते होंगे तो परिवार वालों की क्या स्थिति रहती होगी, परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन संतोष जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता था वो किस चीज़ में आपको मिल पाता था? जैसे आपने परिवार का कहा, तो परिवार के लिए हमने ये डिसाइड किया ही हुआ था कि हम लोगों को भी एक तरह का सेपरेशन रखना चाहिए, और इसलिए लगभग 1.5 महीना तो मैं ख़ास तौर से रेस्ट हाउस में ही रहा। घर जाने का कभी जैसे बीच में आप चले गए, जस्ट देख लिया, बाहर से देख लिया, हेलो हाय कर लिया, तो उस तरह का जीवन उस समय हम लोगों ने अपने लिए रखा था, ताकि पूरी तरह से इसमें कंसंट्रेट कर सकें। क्योंकि रात को कभी फ़ोन आ रहा है, कभी दिन में फ़ोन आ रहा है, कोई ऐसा टाइम नहीं था। जैसे आपने कहा कि कई बार भले ही हम लोग पूरी तरह से वैसे नहीं, ऑफिस में नहीं बैठे हैं, लेकिन पूरी तरह से एंगेज तो रहते ही थे। कभी फ़ोन पे कोई चीज़ आ रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें लगातार समय जाता रहता था। जब कभी फ़ोन की घंटी बजती होगी या आप व्हाट्सएप पे भी बहुत रहे, तो आपको अच्छा मैसेज कौन सा आता था जिससे आपको लगता था यार आज का दिन सफल हो गया? सुबह 6-7 बजे से बिल्कुल स्टार्ट हो जाता था, कितने केसेस आए उन सबको ट्रैक करना, उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाना, और शाम तक के जब सबकी फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाती थी, कंटेनमेंट एरिया बन जाते थे, सारे ऑर्डर्स निकल जाते थे और सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती थी शाम तक। बल्कि रात को जब एनालिसिस आती थी, रात को उसकी एनालिसिस देखने के बाद ही मैं रिलैक्स हो पाता था। लेकिन ये नहीं कह सकते थे कि पूरी तरह से एश्योर्ड रहते थे, क्योंकि जो चिंताएं थी, जो स्ट्रेस था, जो बहुत भयानक स्ट्रेस था, वो मेरे ख्याल से सभी
लोगों ने महसूस किया होगा उस समय, क्योंकि इतने सारे केसेस आना, फिर उसका रीज़न्स ढूंढना, फिर उसको कंट्रोल करना। आप ऐसी चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे जो एक महामारी की तरह आई है, लेकिन फिर भी सबके प्रयास हुए, सबका सहयोग मिला, तो उसमें काफ़ी हद तक के हम लोग सफल हो पाए। हर तरह के कोशिश करने के बाद भी कोई चीज़ नहीं भी हो पाती होगी, तो कई बार गुस्सा भी आता होगा, लेकिन गुस्सा इज़हार भी नहीं कर पाते होंगे आप। मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि हम लोग 2-3 टारगेट्स अपने डिसाइड करते थे। आप ज़्यादा किसी से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जो बहुत क्लोज़ ऑफ़िसर्स रहते हैं, जो मेहनत करते थे, कई बार गुस्सा भी उन्हीं लोगों पे निकलता था और लगातार उनसे पूछा जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें जब जैसा आप चाह रहे हैं वैसे नहीं होती, तो थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा-सा गुस्सा ज़रूर उस समय आता था। अदरवाइज़ सब लोग चूँकि बहुत मेहनत कर रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी को ये नहीं कहा जा सकता था कि किसी के कारण या किसी की कोई ऐसी कमी रही हो। सब ने इतनी मेहनत की कि किसी का कमी निकाल पाना मुझे उस समय संभव ही नहीं दिखा। हमारे एसडीएम, तहसीलदार सब ने बहुत मेहनत करी, पुलिस ने मेहनत करी, स्वास्थ्य विभाग ने मेहनत करी। इतने हमारे सारे अधिकारी निपुण हो गए थे कि जिस दिन हम लोग टारगेट फिक्स करते थे कि आज इतने सैंपल होना चाहिए, कितने सैंपल करने हैं, कितने होने चाहिए और कितने हुए, उसमें गैप बहुत कम रहता था, तो ज़्यादा कहने के लिए कुछ बचता नहीं था। मध्य प्रदेश में मूल विभाग 53 होंगे और बाकी उसके अंडर में जो सब्सिडी हैं वो मिला के करीब 150 के करीब विभाग होंगे, लेकिन कोरोना वॉरियर जिन्हें कह सकते हैं, मुश्किल से 4 या 5 विभाग होंगे। एक आपका रेवेन्यू हो गया, दूसरा आपका हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वाला हो गया, इस तरह के 4-5 होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग पूरे के पूरी आपकी एक वही टीम होगी, बाकी तो सब दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं सब। आपने सही कहा, लेकिन उस समय सारे विभागों ने अपना सहयोग किया। सबसे ज़्यादा जैसे आप देखेंगे कि रेवेन्यू, हेल्थ, पुलिस और नगर निगम, नगर निगम ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थे। थे सभी। और हमने कई दूसरे विभागों से भी लोगों को लिया डेटा एनालिसिस के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने रात दिन काम किया, क्योंकि डेटा ह्यूज था और ऐसे में डेटा को पूरा संधारित करना, उसको ठीक से एनालिसिस करना, लगातार उसकी फीडिंग करना, बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स आ गए, उसमें डेटा फीड करना, तो कई बार 30-30 ऑपरेटर्स को 24 घंटे के लिए बैठालना पड़ा हम लोगों को। तो मैं तो कहूँगा कि वो ऑपरेटर भी हमारे बहुत बड़े योद्धा थे, जिन्होंने अपना रोल अदा किया। और ऐसे ही हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे रहते थे, देख के बहुत अच्छा लगता था। वो बिल्कुल नहीं डरते थे। जब कोई पॉजिटिव केस आया, कई बार एक घर से 10-10 केसेस आ रहे थे, हाँ हाँ। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे नगर निगम के, वो जाते थे और वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम ऐसे करते थे जैसे उनको तो किसी बात का डर ही नहीं है, बिल्कुल वॉर फ्रंट पे वो खड़े हैं। करते उसको देख के सेटिस्फेक्शन मिलता था कि इतना डेडिकेशन है। इसी प्रकार से हमारे जो पटवारी साथी थे, जो कांस्टेबल्स थे, वो घर घर जाते थे और घर में से कई बार लोगों को पकड़ के निकाल के लाते थे, आपका सैंपल होना है, सपोर्ट करके लाते थे। कोई बुजुर्ग है, कुछ है, तो उनको बहुत बार हम लोगों ने फिर एडवाइस किया, बताया। कई बार हम लोग स्वयं गए, सामने देखा, उन्होंने कहा भाई पीपी किट तो पहना करो तुम लोग, पीपी किट पहन के अपनी सुरक्षा किया करो। 2 पटवारी पॉजिटिव आए तो सबको डांट भी पड़ी कि तुम लोग कैसे पॉजिटिव हो गए, तुम लोगों ने एहतियात क्यों नहीं बरती। तो मेहनत भी कर रहे हैं बेचारे, कभी कभी डांट भी खा रहे हैं। तो लेकिन उन्हें मालूम था कि ये डांट इस चीज़ के लिए नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती हमें कह रहा हो, एक स्नेह था, एक कहीं ना कहीं उनका फिक्र थी, इसलिए हम लोग कहते थे उस समय। क्योंकि डर भी था लोगों के मन में कि कोरोना से एकदम से क्या हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा भय कम हुआ है, हालांकि लोग अभी भी घरों से नहीं निकलते हैं। शायद भय इसलिए भी कम हो गया क्योंकि लोगों में अब अवेयरनेस आ गई, उन्हें मालूम है कि व्हाट टू डू नॉट टू डू, हम क्या करें और क्या ना करें। और शायद इस वजह से भी अब थोड़ा सा जो मूवमेंट बढ़ा है और थोड़ा सा लोग फ्री हो गए। लेकिन ये शायद आने वाले समय में कुछ और ख़तरनाक होगा या। बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए, मैं ये कह सकता हूँ। हमें थोड़ा सा रिलैक्स रहने की भी ज़रूरत है। कोरोना से सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम ये जानें कि किसको ज़्यादा प्रभाव होता है। जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा अभियान हम लोगों ने स्टार्टिंग से चलाया था कि बुज़ुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, गैस पीड़ितों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको अपनी सेफ्टी रखना चाहिए, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। तो हम सबका दायित्व है कि हम अपने घरों में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको इससे बचाएँ, जो 60 प्लस हैं उनको इससे बचाएँ, और जिनको किसी तरह की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर सीओपीडी है, या ट्यूबरक्लोसिस है, या फेफड़े की कोई बीमारी है, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको होता है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। उसके अलावा बाकी लोग इतने वल्नरेबल नहीं हैं। और अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक के हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। इसके साथ रहना है तो क्या तरीके हैं, अभी तक लोग इससे कैसे बचे हैं। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यदि हम सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, हम हाथ लगातार धोते हैं, सैनिटाइज़ करते रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं, एक
फिज़िकल डिस्टेंस रखते हैं और मास्क लगा के रखते हैं जब भी हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, तो इससे बचत होती है। तो ये यदि हम सीख गए हैं तो हम इससे बच सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी सारी गतिविधियाँ नॉर्मली कर सकते हैं। ये जो बाहर से जो अपने यहाँ प्रवासी मजदूर जो आए थे, उनको किस तरह से शटल किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। वही जो पीक टाइम था, उस पीक टाइम में कोरोना भी हो रहा था और उसके साथ साथ ये भी चैलेंजेस थे। तो उसको लेकिन प्रयास करके हमारी टीम ने किया। बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो आए हमारे स्टेट में, वो भोपाल से ही आके अपने अपने ज़िलों में गए। तमाम राज्यों से आए। उनके लिए बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स, बहुत वरिष्ठ लेवल के ऑफिसर्स नोडल बनाए गए थे। वो स्टेट लेवल पे उसको देखते थे। हम लोगों को उसकी सूचना मिलती थी कि रेलवे की कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, कहाँ के मज़दूर होंगे, कितने ज़िलों के कितने बसेस लगेंगी, कहाँ कहाँ लोग जाएंगे, और उनको फिर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाना, ये हमारे लिए बड़ा एक लक्ष्य रहता था। उसी के साथ जब लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हुआ पास के साथ, तो पास को लेके जितनी क्वेरीज आई होंगी शायद उतनी किसी चीज़ के लिए नहीं आई, क्योंकि सबके लिए मजबूरियां थी। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, उनको अपने घरों पे वापस जाना था। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन उस समय आए होंगे वो इसी बात के थे कि मुझे पास चाहिए, मुझे घर जाना है। उसके लिए मैंने 6-7 हेल्पलाइन नंबर भी दिए, 6-7 अधिकारियों के नंबर भी दिए कि भाई इन पे कॉल करिए। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो कॉल हमारे पास आते थे, तो वो मज़दूरों को भी उनके घर भेजना है और लोगों को खाना भी खिलाना है, उसके साथ साथ पास भी लोगों को इशू करना है, और साथ में कोरोना तो चल ही रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था। आपके पूरे अभी तक के टेन्योर में मेरे ख्याल से ये आखिरी के जो 100 दिन थे बतौर आपके भोपाल कलेक्टर के, तो इस पे आपने जैसे अभी 2-3 किताबें आपकी आ चुकी हैं, तो चौथी किताब हम उम्मीद करें आपके इन अनुभवों के आधार पे कि मिले, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी इससे अनुभव ले सके। बिल्कुल, मेरा तो प्रयास रहेगा कि मैं इस पे भी कुछ ना कुछ लिखूं। अभी मन में एक वो भी रहता है रोज़ जब घर जाता हूँ कि आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ किया ही नहीं, अभी तक प्रारंभ नहीं किया। तो फिर सोचता हूँ कि नहीं मैंने सोचा है, तो एटलीस्ट कुछ तो सोचने से ही प्रारंभ किया है। छोटे मोटे कुछ नोट्स, मैंने बहुत छोटे छोटे से नोट्स बनाए थे, वो शायद हेल्पफुल रहें। मेरा प्रयास है कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस पे ज़रूर लिखूँ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, फिर उसके बाद आपसे आपके वर्तमान विभाग की बात करेंगे। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place to be. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल, तो नंबर 1 चॉइस पे हरदम महुआ हाउस ही आता है आजकल। तो दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समा हो तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है। इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी पिछले 65 ईयर्स ऑफ लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल। नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया, राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। दिस प्लेस इज सुपर ऑसम, इट्स सुपर फन। टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कम विजिट, हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सर। आपका जो वर्तमान विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, जिसके आप संचालक भी हैं, आप पहले कोऑर्डिनेशन में थे बतौर कलेक्टर, यहाँ आप इम्प्लीमेंटेशन में हैं। क्या आते ही साथ आप क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? बल्कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि पीडीएस सिस्टम के बारे में इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि कई बार कई जगह अभी भी कहीं सुनने में आया था कि राशन की जो शॉप्स हैं वहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। वो कह देते हैं सब सामान नहीं आया, माल नहीं आया, कोविड की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम। उन सब चीज़ों से किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आपको आगे
जिससे आप मीट आउट करना चाहेंगे? इस विभाग में मूल दो मुख्य कार्य रहते हैं। एक रहता है, जैसा आपने कहा, कि राशन की दुकानों से हमारे जो हितग्राही हैं उनको राशन मिले, और उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट करना। तो जो राशन का काम है, ये बहुत वृहद काम है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, और उपार्जन और ये लिंक्ड हैं आपस में। जो हम उपार्जन करते हैं वही गेहूं हम लोगों को इसमें वितरण करते हैं, और जो सरप्लस होता है वो दूसरे स्टेट्स में पहुंचा दिया जाता है। FCI इसको ले लेता है। अब इसमें मुख्य ये है कि जो उपार्जन होता है, जैसे इस बार रिकॉर्ड उपार्जन हुआ 129.4 लाख मेट्रिक टन, बहुत बड़ा उपार्जन है। ये पंजाब से ज़्यादा हुआ है, हिस्टोरिकल है, अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपार्जन है किसी भी प्रदेश के द्वारा। तो एक तो ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो इतने बड़े स्तर पे काम होना, और वो भी इतने कम दिनों में काम होना, ये दर्शाता है कि धीरे धीरे हमारा जो विभाग है वो कैसे पूरा मैच्योर हो गया है, वो इसको हैंडल करता है। छोटे छोटे से इश्यूज़ आते रहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि ट्रांसपोर्टेशन को लेके इश्यूज़ उपार्जन में भी रहते हैं और वितरण प्रणाली में भी रहते हैं, लेकिन उनको दूर करना, पहले से उसकी पूरी प्लानिंग करना, उसकी तैयारी करना। प्लानिंग के साथ साथ जो तैयारी रहती है वो इस बात की रहती है कि आप आखिर इतना खरीदेंगे तो रखेंगे कहाँ। तो आपके पास गोडाउन होना चाहिए, आपके पास दूसरे स्पेसेस होना चाहिए जहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। तो इन सब की प्लानिंग, इन सब की पूरी तैयारी, और फिर सारी एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन एक साथ जब काम करते हैं तो फिर बहुत अच्छा इसमें काम हो सकता है। आप वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के भी MD हैं। सरकार की बहुत सारी योजना है जिसमें 20%, 25%, 35% तक सब्सिडी देती है। लोगों के पास अफराद ज़मीन भी है, लोगों ने इन्वेस्ट भी कर रखा। फिर क्या वजह है साहब कि ये जैसे ही बरसात होती है अनाज सड़ने लगता है या खुले में पड़ा रह जाता है? ये कहाँ, बरसों से इस समस्या से हम जूझते आ रहे हैं, इसका निदान क्यों नहीं हो पाता? क्या वजह है? सब जानते हैं कि इस बार जो उपार्जन हुआ है कैसी कठिन परिस्थितियों में हुआ है। कोविड चल रहा था, उसके बीच इतना सारा उपार्जन करना। दूसरा, एकदम से निसर्ग तूफान आ गया। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मई में बारिश होगी। हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो लगभग 15 जून के आसपास आता है, लेकिन इस बार 22-23 मई से बारिश चालू हो गई। तो जो गेहूँ बाहर ही रखना पड़ता है, जब एजेंसी जो खरीदी करती है उसके पास स्पेस नहीं होता है, वो छोटा मोटा स्पेस रहता है, तो वो अपने रोज़मर्रा के हिसाब से उसमें रखता है और ट्रांसपोर्टेशन होता जाता है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन से हमेशा बच जाता है, और बारिश आई तो वो थोड़ा बहुत भीगा। कहीं कहीं पे ज़्यादा बारिश हुई, जो गेहूँ रखा था खेतों में वो नीचे से ज़्यादा भीग गया और वहाँ पे भीगा है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। 129 लाख मेट्रिक टन में से बहुत ही कम मात्रा है। मुश्किल से मैं भी वैसे एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन 5 से 10 हज़ार ऐसा मेट्रिक टन अनाज हो सकता है जो पूरी तरह से गीला हुआ हो। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारा अनाज जो भीगा या जो नॉन FAQ था, उसको अपग्रेडेशन का काम सरकार कर रही है, एजेंसीज़ कर रही हैं, और बहुत सारा अपग्रेड कर भी लिया गया है। 1 लाख मेट्रिक टन के आसपास अपग्रेड हो गया और वो वापस गोडाउन में चला गया। ये गोडाउन वाली जो स्थिति है सर, ये क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो पाता? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ आपको। आप सोचिए ना कि 129.4 लाख मेट्रिक टन अनाज, और पिछला जो 30 लाख मेट्रिक टन रखा है, ये पूरा का पूरा गोडाउन के अंदर है आज। तो गोडाउन है हमारे पास, लेकिन जो बीच की कार्रवाई रहती है, जब एजेंसी खरीदती है, खरीदने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करती है, तो उस दौरान ये कहीं पे ट्रांजिट में ऐसा होता है, और कई बार उसको बहुत हाईलाइट हम लोग करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि होता है तो सबकी चिंताएं रहती हैं, इसलिए प्रयास रहता है कि कम से कम भीगे। ये जो एक BPL कार्ड वाली व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे उन लोगों को एडवांटेजेस मिलते हैं, अगर जिन लोगों को कार्ड इशू होते हैं, अगर उनकी बात करें तो बहुत अच्छे मकानों में रह रहे हैं, लेविशली रह रहे हैं, लेकिन वो इन कार्डों का इस्तेमाल करके और सारी सरकार की जो योजना पूरा लाभ लेते हैं। तो क्या आपके विभाग में भी ऐसी कोई व्यवस्था है कि उनका वेरिफिकेशन करवाएं, उनका वापस उनकी रीशेड्यूल करवाएं? बिल्कुल, इसकी व्यवस्था है, और एक पायलट बेसिस पे हम लोगों ने अभियान भी स्टार्ट किया है। ये वैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ 5 करोड़ 44 लाख हितग्राही हैं, और इन 5 करोड़ 44 लाख हितग्राहियों को अनाज दिया जाता है। इनमें से कुछ नहीं आते हैं, तो हम लोग भी लगातार ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जिसकी डेथ हो गई हो, जो शिफ्ट हो गया हो, या जो अनाज नहीं ले रहा है, उनकी पुष्टि करके इसको लगातार फिल्टर करते जाएं, और इस सूची को जो ज़िले लेवल पे मेंटेन होती है, हर गांव लेवल पे मेंटेन होती है, उसको कैसे हम लोग और उसका शुद्धिकरण कर सकें, युक्तिकरण कर सकें, तो वो लगातार चलता रहता है। अभी वृहद तौर पे उसको फिर से चलना है। तो ऐसे लोग जिनकी डेथ हो गई है, यदि उनका नाम हटता है, तो आप सोचिए इससे कितना फ़ायदा होगा ऐसे लोगों का जो आज पात्र हैं, उनको भी अनाज फिर दिया जा सकेगा। और उसके अलावा कई लोग हैं ही नहीं जो उसके लिए एंटाइटल ही नहीं है, अच्छे खासे कार में घूम रहे हैं, बोलेरो में घूम रहे हैं, सारी सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं। उसके लिए कैसे मॉनिटरिंग हो पाती है, या अगर कोई कंप्लेंट करे तो क्या उस पर एक्शन हो सकता है? उस पर एक्शन होता है। कई बार ज़िलों में कंप्लेन आती हैं और कलेक्टर्स अपने
स्तर पे उसमें जांच कराते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कई जगह प्रकरण भी कायम हुए हैं। बहुत सारे लोगों के नाम भी कटे हैं ऐसे लोगों के। तो ये लगातार अभियान चलता रहता है, अभी भी अभियान चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 5 करोड़ 44 लाख में मुश्किल से कुछ हज़ारों में ऐसे लोग होंगे, लेकिन उनको भी चिन्हित करके किया जाता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें सोसाइटी को सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए। यदि उनकी जानकारी में ऐसी बातें आती हैं, वो बताएंगे, शिकायत करेंगे, तो उसकी जांच होती है और ऐसे लोगों का नाम हटाया जाता है। शिकायत कहाँ होनी चाहिए सर? शिकायत इसकी सीएम हेल्पलाइन में हो सकती है, इसकी शिकायत कलेक्टर के यहाँ हो सकती है, जन सुनवाई में हो सकती है। तमाम ग्रीवेंस रिजल्ट सिस्टम्स हैं हमारे पास, उनमें हम शिकायत करके बता सकते हैं और उसका निराकरण फिर किया जा सकता है। कोविड में भी काफ़ी 3 महीने तक घोषणा हुई थी कि गरीबों को राशन दिया जाएगा। 2 महीने तक मिल पाया, तीसरे महीने उनको तक राशन नहीं पहुंच पाया। इसमें 2-3 तरह का राशन वितरण किया गया है। एक वो जो हमारे हितग्राही हैं, बेनिफिशियरी पहले से ही हैं, जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, पात्रता पर्ची है, उनको राशन दिया गया, उनको एडवांस लिफ्टिंग का भी ऑप्शन दिया गया और जून तक का राशन उनको दिया गया। 90% तक का तो मई का मुझे मालूम है कि पूरा उठ गया था। जून में थोड़ा सा जो कम उठा वो जुलाई में कई बार उसका हो जाता है मेकअप। तो इसी प्रकार से जो ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो बाहर से हमारे यहाँ आए हैं, लगभग 2 लाख मजदूरों को भी राशन दिया गया। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो वहीं के रहने वाले हैं लेकिन कैंप में रह रहे हैं या उनको अनाज की आवश्यकता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत सारा राशन दिया और वो पूरा का पूरा वितरण हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राशन वितरण नहीं हो, राशन सबको मिला है और उसी के कारण लोग शांत रहे, नहीं तो लोग रोडों पे पहुंच जाते हैं। यदि लोगों को खाने को नहीं मिलता उस समय तो लोग आपको रोड पे देखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और कहीं कहीं पे कुछ कुछ समस्याएं आती रहती हैं जो अभी भी आई, और जैसे जैसे उनकी बात हमको पता लगती रही, शिकायतें आती रही, तो उसको दूर किया जाता रहा है। लेकिन कोविड में सबको अनाज देने का प्रयास किया गया और सबको अनाज दिया भी गया। आपके पास एक और विभाग है, उपभोक्ता संरक्षण। इसमें एक बड़ा चर्चाओं में था कि पेट्रोल पंप पे एक सॉफ्टवेयर होता है, चिप होती है, रिमोट से कंट्रोल होके उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा की जा सकती है। क्या ये बात सच निकली है? ये रूमर थी, ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन थी? इसमें मैं अभी पूरे उस पर नहीं कह सकता, अभी तक ये इशू मेरे सामने नहीं आया है। हाँ, मैंने जैसा सुना था और ये बात थी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ें संभव है। यदि कहीं पे ऐसा कुछ अफवाह या कुछ है तो उसकी जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच भी हम लोग कराते हैं। एक और है सर, जो ऑटो गैस रिफिलिंग वाला, उसमें ज़रूर शिकायतें आई थी और आप अभी भी अगर आप उसको देखेंगे तो उसके कैलिब्रेशन के लिए अभी ऐसी कोई डिवाइस है नहीं कि जिसमें आप उसे कैलिब्रेशन करके कर सकें कि 60 kg गैस गई है। जो इस चीज़ में कैलिब्रेशन का नहीं है, उस चीज़ के लिए भी क्या आगे की योजना हो सकती है? इसमें डेफिनेटली उसको कैलिब्रेट कराया जाना चाहिए। मैं इसको फॉलोअप करूँगा कि इसमें क्यों नहीं है या क्या है, और उसकी वस्तुस्थिति देख के यदि इसमें कोई कमी है तो उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करें। बतौर कलेक्टर आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोग आज तक याद करते हैं। अब आपका एक नया विभाग आया, नए विभाग में आते ही साथ आपने पहली जो आपने बेटिंग की थी उसमें आपने एक लेटर लिखा था कलेक्टर्स को। वो प्रकरण क्या था जिसके लिए आपको ये लिखना पड़ा? हम लोगों के संज्ञान में आया था कि जो अनाज हम लोगों ने दिया है राशन शॉप्स को, उसमें से कुछ अनाज जो है वो लॉगिन से एकदम कम हो गया। तो हमें भी लगा कि इतना सारा अनाज एकदम से कैसे कम हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर्स को लिखा कि भाई आप इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करें और डिटेल्स के साथ हमको रिपोर्ट भेजें कि इसमें आखिर क्या हुआ है। कई बार रिकन्सिलेशन होता है और कुछ अनाज लोग पॉस मशीन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब सारा ऑटोमेटेड है कुछ, लेकिन कई लोगों के अंगूठे नहीं लग पाते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो आ नहीं पाते हैं, तो उनका अनाज ज़रूर ऑफलाइन मेथड से वितरण होता है। तो उसको एडजस्ट करने में, प्लस इस बार कोविड भी रहा तो कोविड का भी अनाज जो था वो भी लोगों ने बांटा, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी विसंगति आई है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट का मुझे लगता है त्रुटि है, कुछ टेक्निकल त्रुटि है जिसके कारण एकदम से कम दिखा। कहीं कहीं पे कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए हमने पहले उनको लेटर लिखा है, उसकी जानकारी मंगा रहे हैं और आई एम श्योर कि उसकी जानकारी आएगी तो और इसमें चीज़ें पता लग पाएगी कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ है। लेकिन उससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि कोई भी ये पब्लिक के लिए राशन है जो गवर्नमेंट इतना सब्सिडी खर्च करके लोगों को देती है, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना हो पाए। और यही हम लोग का प्रयास है कि जो वितरण प्रणाली है ये बहुत एफिशिएंट हो। अभी हम लोग एक और प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिनों में दिखेगा कि जब हमारा राशन शॉप पे पहुंचता है तो उसकी SMS से सूचना हम लोग हमारे हितग्राही को भी देंगे।
तो वो जब उसे पता लगेगा कि मेरा अनाज आ गया तो वो जाके हाँ। अनाज प्राप्त कर सकता तो समय से पहुंच जाएगा, उसे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है Yes. और उसे ये भी मालूम होगा कि वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। और वो एसएमएस जाके दिखा सकता है कि देखो मुझे तो एसएमएस आया है, तो मेरा अनाज तो आ चुका है, अब आप मुझे अनाज दीजिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक कदम है। है। तो तरुण जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप आए और आपने बहुत सारी बातें की और हमारी पूरी शुभकामनाएं कि इस विभाग को भी आप उसी तरह से चमकाएं जिस तरह से आपने भोपाल को चमकाया। थैंक यू। नमस्कार। तो आज बस इतना ही, अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।